हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशी एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। सो लॉस्ट इन द डार्क का थर्ड एपिसोड लेकर मैं हाजिर हूँ। आई होप मैंने आपको ज़्यादा वेट नहीं कराया है कहने के लिए नहीं कराया, वैसे तो बहुत कराया है, पर सर्दी का मौसम है और मुझे कोल्ड हो चुका है, तो इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा तो कल चल सहन करना पड़ेगा। आई मीन चलो ठीक है, तो फिर आप ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आज के इस पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। विंग मतलब हमारा वांगजी जो कि सीधे जा रहा था, वो इसी सोच में गुम था कि वो लड़की उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा क्यों रही थी, क्योंकि मुस्कुराना हर किसी को अलाउ नहीं है। गुस्सू में उसका भाई भी तो नहीं मुस्कुराता, विंग खुद भी नहीं मुस्कुराता है, और गुरुजी लान वो तो बिल्कुल नहीं मुस्कुराते हैं, हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं। बाकी लैंडलैंडर्स भी नहीं मुस्कुराते, तो वो लड़की क्यों इतना खिलखिला के हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी ओपनली, वो भी, और वो भी उसके सेक्ट गुस्सू में। दूसरा ये लड़का जो सामने से चला आ रहा है, आकर के इस लड़के ने विंग से पूछा, और कैसे हो। विंग इसे नहीं जानता। विंग कंफ्यूज लुक में वहीं खड़ा रहता है। तभी वो लड़का बोलता है, अरे मैं तो भूल ही गया कि तुम सब कुछ भूल चुके हो। मैं तुम्हारा एक बहुत ही करीबी दोस्त हूँ। मेरा नाम है नए हुसैन। विंग जो बोलता है, विंग बिल्कुल वांग जी की तरह सिर्फ नोट करता है और हूँ में जवाब देता है। न्यू हुसैन विंग को देख रहा था एकटक। विंग पूछता है, कुछ और काम। न्यू हुसैन तुरंत कहता है, नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, पर मुझे लगा कि शायद तुम मेरे साथ घूमना चाहोगे पहले की तरह। पहले हम लोग कितना मस्ती करते थे, घूमा करते थे, बातें किया करते थे, और मुझे जाना है। ऐसा बोलकर विंग जो वहाँ से क्रॉस करते हुए न्यू हुसैन को निकल जाता है। न्यू हुसैन पीछे मुड़ता है और जो पीठ दिखाकर जा रहा है इंसान उसके सामने, मतलब विंग, उसे देखता है। अपने फ़ैन को खोल करके अपने फेस को आधा उसे ढक लेता है। न्यू हुसैन के एक्सप्रेशंस हल्के से चेंज्ड हो गए थे। अब वो क्या सोच रहा है ये तो किसी को नहीं पता है, वो उसी को पता है। विंग जो सीधा जिंगशी जाता है, वहाँ जाकर उसे अजीब सा पेन महसूस हो रहा था। इस बार अपनी गोल्डन कोर में नहीं, बल्कि अपने हार्ट में, अपने चेस्ट में थोड़ा सा हल्का सा पेन महसूस हो रहा था। पर ये क्यों हो रहा है ये उसे नहीं पता है, और वो किसी को बताना भी नहीं चाहता है। बताकर के कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा, और क्यों ही बताना भला। यहाँ तो हर कोई अपना इलाज खुद करता है ना, किसी को कुछ नहीं बताया जाता है। दूसरी तरफ विंग के दिमाग में एक और ख्याल आया, पहले वो घूमता था, वो भी उस लड़की के साथ में, कब, कैसे और कहाँ। फिर विंग ने खुद के दिमाग को क्लियर किया, क्योंकि उसके भाई ने कहा था उसे पास्ट के बारे में कुछ भी सुनने की, समझने की, जानने की ज़रूरत नहीं है, और जैसा उसका भाई कहेगा वैसा विंग करेगा। इसलिए विंग ने अपने मन में कहा कि वो ये सब नहीं जानना चाहता है। विंग उसी तरीके से बैठा हुआ था अपने जिंगशी में, और वहाँ बैठ कर ये सब सोच रहा था, पर इसकी सोच को किसी चीज़ ने बिगाड़ दिया। एक बिल्ली की आवाज़ ने। गुस्सू में बिल्ली, कितनी अजीब बात है। विंग ने बिल्ली की आवाज़ सुनी तो विंग जो अपनी जिंगशी का विंडो खोलता है और बाहर देखता है। बाहर एक बिल्ली तो है जो कि एक बॉक्स के ऊपर बैठी हुई है। विंग बाहर निकल के उस बिल्ली के पास जाता है, और जब विंग वहाँ पहुँचता है तो बिल्ली वहाँ से गायब हो जाती है। बस वहाँ पे वो बॉक्स रखा हुआ था, वो मिस्टीरियस सा बॉक्स जिसे विंग खोलना नहीं चाहता। उसके दिमाग में था कि वो क्यों खोलेगा इसे, पर उस पर नाम लान वांगजी का देखकर विंग ने उसे उठा लिया कि ये तो उसी के नाम का है, लान वांगजी तो उसी का नाम है ना। विंग उस बॉक्स को लेकर अपने कमरे में वापस आ गया और सोचने लगा, क्या उसे इस बॉक्स को खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। अगर वो खोलेगा तो कुछ गलत तो नहीं होगा। उसके भाई ने सच में कहा था, सारी अनजान चीज़ों से दूर रहने के लिए, किसी से बात ना करने के लिए, सब लोगों से दूरियां बना के रखने के लिए। और तो और लाइब्रेरी पवेलियन में भी कुछ गिनी चुनी किताबें हैं जो उसे पढ़ने के लिए दी गई हैं। उसके अलावा विंग यानी वांगजी किसी और किताब से हाथ भी नहीं लगा सकता है, और गुस्सू से बाहर कभी नहीं जा सकता है। अब तक विंग एक भी नाइट हंट पर नहीं गया है। जूनियर्स जाते हैं पर वो आज तक नहीं गया, और उसे सवाल पूछने की भी परमिशन नहीं है। जो उसका भाई कहेगा वही विंग को करना है, और विंग बस यही ज़िंदगी जी रहा है। उसके लिए कोई बुराई नहीं है ऐसी ज़िंदगी में। उसे तो पता भी नहीं है कि इसके अलावा भी कोई और रंगीन ज़िंदगी हो सकती है। खैर,
विंग उस बक्से को अपने बेड के नीचे रख देता है, क्योंकि वो अभी इसे खोलना नहीं चाहता है। क्या पता ये किसका होगा। यही सोचकर विंग अपने बक्से को वहीं रख देता है अपने बेड के नीचे और उठकर बाहर की तरफ चल देता है। उसे थोड़ी सी शहर की ज़रूरत है, थोड़ी खुली हवा की ज़रूरत है। तो वो चलते चलते सीधे कोल्ड पॉन्ड में पहुंच जाता है। वहाँ पहुंच करके विंग देखने लगता है कोल्ड पॉन्ड पहले से भी ज़्यादा कोल्ड हो गया है। यहाँ आते ही उसे एक अजीब सा एहसास होता है, कुछ अजीब महसूस होता है। ऐसा लगता है कि ये जगह उसके दिल के बहुत करीब है। ऐसा लगता है कि इस जगह से वो बहुत पहले से वाकिफ़ है। वैसे ये फीलिंग कोई नई नहीं है, और हाँ, इस फीलिंग के बारे में विंग का मानना ये है कि वो यहाँ पहले से रहता हुआ आया है। उसका बचपन, जवानी, सब कुछ यहीं तो गुजरा है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ की हर एक चीज़ उसे अपनी लगेगी, अपने दिल के करीब लगेगी, अपने पास लगेगी। वही है, विंग उस कोल्ड पॉन्ड में अपना हल्का सा हाथ डुबो देता है। उस ठंडे पानी को जैसे विंग की स्किन टच करती है, विंग की पूरी बॉडी में गूज़बम्स आ जाते हैं। उसे एक चीज़ में सच में समझ नहीं आती है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब इस कोल्ड पॉन्ड में जा कर के आराम से बात ले सकते हैं। उन पर इस कोल्ड पॉन्ड के ठंडे पानी का जैसे कोई असर ही नहीं होता है, पर विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। विंग अगर इस कोल्ड पॉन्ड में कुछ मिनटों के लिए उतर जाए तो उसे सर्दी लग जाती है और फिर उसका इलाज करवाना पड़ता है। तो विंग इस कोल्ड पॉन्ड में उतरने के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं है, फ़िलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। विंग यही सब सोच रहा था, तभी उसे कुछ महसूस होता है और विंग तुरंत के तुरंत साइड हट गया। उसके पीछे जो उसे गिराने के लिए कोई धक्का देने वाला था, वह इंसान सीधे पानी में गिर गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, हाँ, हाँ, ठंडा ठंडा बहुत पानी, ठंडा पानी है, इतने ठंडे पानी में तुमने मुझे गिरा कैसे दिया। वांग जी पीछे मुड़ता है विंग और देख पा रहता है ये वही लड़का है जो कुछ समय पहले उससे मिला था और कहा था कि वो दोनों बहुत दिनों के बाद मिले हैं। ये लड़का यहाँ पर पानी में गिर गया है, जिसका नाम नी हुसैन है। विंग जो बस एकटक उसे घूरने लगता है, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। इस इंसान की हिम्मत कैसे हुई उसे पानी में धक्का देने की। ये करना तो वही चाहता था ना, लेकिन देखो फिर खुद ही गिर गया। नी हुसैन जो अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, हेल्प तो कर ही सकते हो ना, ये पानी बहुत ठंडा है। ऐसा लगता है मेरा तो बर्फ़ जम जाएगा यहाँ पर रहते हुए। मैं खुद बर्फ़ की एक सिल्ली बन जाऊँगा और इस पानी में डूबकर मर जाऊँगा। जैसे ही विंग ये सुनता है मर जाऊँगा, उसके दिमाग पे पता नहीं क्या असर होता है, पर वो अपना हाथ बढ़ा देता है हुसैन की तरफ। हुसैन विंग के हाथ को पकड़ता है और उसे पानी में खींच लेता है। विंग इतना हैरान था इस बात से कि वो बता नहीं सकता। उसके साथ ऐसी हरकत आज तक किसी ने नहीं की है। हुसैन कहता है, तुम कितने बेवकूफ़ हो ना। खैर चलो बाहर निकलते हैं, बहुत ठंडा पानी है। विंग तो अभी भी अपनी जगह पर जम गया था, वो पानी में गिर गया था, लेकिन वहाँ से उठने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हुसैन बाहर आता है और फिर वो विंग को अपना हाथ देता है। विंग हुसैन का हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ के वो बाहर निकल आता है। हुसैन कहता है, तुम अपना बदला ले सकते थे मुझसे, तुम मुझे भी पानी में खींच सकते थे, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। विंग एक बार हुसैन को घूर कर देखता है, लेकिन फिर कुछ भी नहीं कहता और अपने कपड़ों को हल्का सा साफ करके हुए वहाँ से जाने लगता है। हुसैन कहता है, अरे अरे भीगे कपड़े लेकर मत जाओ, तुम्हें लान क्लान का रूल पता नहीं है, किसी को भी अपने रोप्स ख़राब करने की परमिशन नहीं है। वैसे मैं यहाँ पर कुछ रोप्स लेकर आया था, तुम चाहो तो एक रोप उनमें से पहन सकते हो। विंग जो न्यू हुसैन की तरफ देखने लगता है। न्यू हुसैन विंग को एक रोप पास करता है जो कि पूरे लाल कलर के रोप्स थे। विंग ने कभी भी सफ़ेद रंग के अलावा किसी और रंग के रोप्स को हाथ भी नहीं लगाया है, ये पहली बार है। उसके कपड़े ख़राब हो चुके हैं, उसे बदलने तो होंगे, लेकिन विंग ये लाल कलर के रोप्स तो बिल्कुल नहीं पहनेगा। तो विंग कहता है, ज़रूरत नहीं। ऐसा बोलकर वो फिर से चलने लगता है। हुसैन पीछे से बस विंग को जाते हुए देख रहा था। उसे समझ आ रहा है कि क्या चल रहा है। खैर वो अपने आँख से कहता है, सारी मेहनत पानी में, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने मेरा अजीज़ दोस्त खो दिया है, आज मैं ये मान ही लेता हूँ। ऐसा बोलकर वो एक निराशा भरी सांस छोड़ता है, आह भरता है और अपने कपड़े समेट कर वहाँ से चल देता है, इस बात से अनजान कि उन दोनों पर किसी ने तो नज़र रखी हुई थी।
जिसने नज़र रखी थी वो बहुत गुस्से में आ गया था, इतने ज़्यादा कि कोई और भाग भी नहीं सकता। ये बात हम उसकी आंखों से जान सकते हैं। उसकी आंखों में जैसे गुस्से का लार्वा बह रहा हो, ऐसा महसूस हो रहा था। पर खैर, वो इंसान भी वहाँ से जल्द ही रफा दफा हो गया, रवाना हो गया। विंग जो अब जिंगशी आता है, वहाँ आकर रोप्स को बदल लेता है। जब वो जिंगशी में आता है तो अपने बेड पर एक लेटर को पाता है। विंग को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इन चीज़ों से। ये उसके साथ पहली बार नहीं हो रहा है, ये उसके साथ कई बार हो चुका है। उसके बेड के नीचे कई सारे बक्से पड़े हुए हैं और ये ऐसे लेटर्स उसकी अलमारी में भरे पड़े हैं। उसने आज तक इस बारे में किसी को नहीं बताया, पर उसे अक्सर ये सब मिस्टीरियस चीज़ें मिलती रहती हैं, पर उसने आज तक इसमें से कुछ भी खोल कर देखने की कोशिश तक नहीं की है। आज भी वही हुआ। विंग जिसने उस लेटर को उठाया और उठाकर सीधे अपनी अलमारी में बाकी लेटर्स के साथ में रख दिया। गिनती की जाए तो सारे लेटर्स गिनती में 25 या 30 होंगे। ऐसे ही बक्से भी इतने सारे ही होंगे। विंग इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है, अपने रोज चेंज करता है और मेडिटेशन के लिए बैठ जाता है। मेडिटेशन करते हुए विंग के दिमाग में पता नहीं क्या ही हो जाता है। आज तो और ज़्यादा हद हो गई। उसे महसूस हो रहा था कि उसके सामने कोई बैठा हुआ है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्लैक है, डार्क एनर्जी से भरी हुई है, और वो बस विंग को एकटक देखे जा रहा है। विंग को यह एहसास इतना ज़्यादा अंदर तक हिला जाता है कि वो तुरंत अपनी आंखें खोल लेता है। आंखें खोलकर सीधे विंग वहाँ से चलते हुए अपने भाई के कमरे में की तरफ चलने लगता है। वहाँ जाकर खुद को शांत करने के बाद में हल्का सा वो नॉक करता है डोर पर। अंदर से जब परमिशन मिल जाती है तो विंग अंदर जाता है, वो करता है और बस वहाँ पर खड़ा हो जाता है। अंदर लान सचिन बैठा हुआ है। लान सचिन जो अभी अपना कुछ काम कर रहा था, जैसे ही वो विंग को देखता है तुरंत पूछता है, क्या बात है? विंग कहता है, मैंने फिर से उसे देखा। तुमने फिर से कैसे देखा? उस काले छाया को। कहाँ देखा? जिंगशी में। कैसे देखा? मेडिटेशन करते हुए। सचिन एक गहरी सांस छोड़ता है। इसके बाद में वो विंग की तरफ देखता है। विंग के फोरहेड पर जो रिबन है वो होने के बावजूद भी उसे अक्सर ऐसी चीज़ें दिख जाया करती हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, और सचिन इस मामले में कुछ कर भी नहीं सकता। सचिन बस कहता है, बैठो। विंग वहीं बैठ जाता है। सचिन फिर कुछ रिसीवर से कह करके चाय मंगवाता है, हर्बल टी, और विंग की तरफ बढ़ा देता है। विंग बिना किसी फेशियल एक्सप्रेशन को दिखाए उस टी को पीने लगता है और सचिन उसे देखने लगता है। सचिन के दिमाग में आता है, ये इंसान कितने आराम से ये चाय पी रहा है। एक टाइम था जब ये इस चाय के नाम से ही मुंह बना लिया करता था, पर खैर अब तो सब कुछ बदल गया है। सचिन ऐसा नहीं है कि वो हार्टलेस कोल्ड पर्सन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस वो अपने इमोशन सब दिखाना नहीं चाहता है, जताना ही नहीं चाहता है। थक गया है वो सब कुछ संभालते संभालते, अकेला इन सब चीज़ों को आगे ले जाते वो अकेला कैसे ये सब कुछ कर सकता है। उसे आज तक यकीन नहीं होता है कि किसी एक इंसान में इतनी हिम्मत है कि उसने एक मरे हुए इंसान को ज़िंदा कर दिया है। विंग जो मर चुका था उसे ज़िंदा करके लेके आया है वापस सचिन। और इतना ही नहीं बल्कि सबको यकीन भी दिलाया कि ये विंग नहीं, वांगजी है, और सब इसको वांगजी नाम से बुलाते हैं। कितनी हैरानी की बात है ना। पर क्या करें, लोगों को बुद्धू बनाने में शायद सचिन बहुत आगे निकल चुका है। खैर, विंग की एक बार शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा और सचिन की जिम्मेदारी वो भी पूरी हो जाएगी। जो वादा उसने वांगजी से किया था वो वादा भी पूरा हो जाएगा। ये सोचते हुए सचिन बस एक आह भर देता है। विंग जो अपना टी फिनिश करके वहाँ से निकल जाता है बाहर। कुछ डिसिपल्स को उसे आज ही क्लास देनी है, वो भी स्वॉर्डमैनशिप की, बिचिन के साथ। वांगजी मतलब विंग वहाँ जाता है और क्लास लेता है अपनी। इसके बाद में वापस जिंगशी जाता है। जिंगशी पहुँच कर उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था, बहुत अलग लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ तो गलत है, कुछ तो अजीब है, कुछ तो सही नहीं है। विंग को बहुत बेचैनी हो रही थी, अपनी चेस्ट में बहुत पेन हो रहा था, अपनी गोल्डन कोर में उसे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। इस बार तो दोनों जगह हो रहा था। विंग को इतना ज़्यादा पेन होता है अचानक से कि वो वहीं पर बेहोश हो गया था। अगली बार जब विंग जागता है तो वो खुद को वैधशाला में पाता है, जहाँ पर सचिन उसके पास बैठा हुआ है, जिसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। पर विंग समझ सकता है उसका भय उसके लिए हल्का सा वर्ड है।
विंग उठकर बैठ जाता है तो सचैन उसको पूछता है क्या हुआ है। विंग कहता है पेन। कहाँ? चेस्ट में। और गोल्डन कोर। सचैन जब ये सुनता है कि गोल्डन कोर, तो बस उसे सब कुछ समझ आ गया था जैसे। तो वो कहता है तुम्हें और ज़्यादा कल्टीवेट करने की ज़रूरत है, मेडिटेट किया करो। विंग कहता है जी। बस यहीं पर उनकी कन्वर्सेशन ख़त्म हो गई थी। इसके बाद विंग को फिर से जिंगशी लाया जाता है। सचैन जिंगशी को एक बार नज़र भर के देखता है, लेकिन ज़्यादा देर तक उस कमरे में वो रुकता नहीं है, तुरंत वहाँ से चला जाता है। इसके बाद विंग जो वहाँ लेटा हुआ था अपनी आंखें खोलकर और वो सीलिंग को देख रहा था। सीलिंग को देखते देखते विंग की पूरी बॉडी अचानक से अकड़ गई थी, क्योंकि सामने ऊपर उसे कुछ दिखाई दे रहा था। अब तक उसे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये पहली बार था जब उसे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। ऊपर छत पे एक काला साया उसे दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी लाल आंखों से सिर्फ विंग को ही देख रहा हो, विंग से कुछ चाहता हो, कुछ मांग रहा हो और उस पर चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो। ये बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ थी और डरावनी भी, लेकिन विंग को डर नहीं लग रहा था। फिर भी उसकी पूरी बॉडी अकड़ चुकी थी। वो साया धीरे धीरे नीचे आ रहा था। नीचे आते आते वो साया बिल्कुल विंग के फेस के ऊपर आ चुका था। और जैसे ही विंग अचानक से अपनी आँखें खोलता है तो सब कुछ नॉर्मल था। वो जिंगशी में था और सो रहा था। सुबह के 5 बज चुके हैं। उठने का टाइम हो गया था। इसका मतलब वो सपना देख रहा था। विंग अपने आप को हल्का सा हिट करता है। ये पहली बार था ऐसी हरकत करना विंग के लिए, लेकिन हाँ, उसे ऐसा करके थोड़ा अजीब लगा, लेकिन थोड़ी सी हंसी भी आई। तो उसने हल्का सा मुस्कुरा दिया। तुरंत ही विंग ने अपने हाथों को अपने होंठों तक पहुंचा दिया। उसने मुस्कुराया। ये कैसे हुआ? ये तो उसके लिए इम्पॉसिबल था। ये हो कैसे गया? तुरंत ही विंग वहाँ से खड़ा होता है और अपने भाई के पास जाता है। सचैन जो अभी अभी उठ करके नहा धोकर वापस आया था अपनी सैर से, वो विंग से टकरा जाता है। विंग गिरते गिरते बचता है। इतना क्लमजीनेस पहली बार सचिन ने विंग के अंदर देखा है। सचिन पूछता है क्या बात है वांग जी? विंग कहता है मैंने मुस्कुराया। सचिन थोड़ी देर के लिए पजल था, लेकिन तुरंत वो कुछ समझ गया। उसने कहा तुमने अपनी मेडिसिन नहीं ली? विंग कहता है मैंने ली थी मैंने मेडिसिन, तुमने नहीं ली है, चलो मेरे साथ। सचिन को ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि विंग मुस्कुरा सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर ये सारे बदलाव इतनी जल्दी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सचिन तुरंत विंग को खींच करके ले जाता है अपने कमरे में और हांशी में, और वहाँ ले जा करके विंग को मेडिसिन देता है। विंग सारी मेडिसिन लेने के बाद में वहाँ से निकल जाता है। सचिन को तो खुश होना चाहिए था ना। सचिन तो खुद कहता है कि विंग को मतलब वांग जी को अक्सर मुस्कुराना चाहिए, अपने इमोशन हल्के फुल्के तो दिखाने चाहिए। पर फिर ये दुखी क्यों हो गया, उसे समझ नहीं आया। लेकिन वो सीधा जिंगशी जाने के बजाय पहाड़ों पर चला गया। उसे पहाड़ों पर जाना मना है, पर फिर भी विंग चला गया। आज उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा है। इस भावना को क्या कहते हैं उसे नहीं पता है, पर हाँ, हल्का हल्का सा ऐसा लग रहा है कि चुभन महसूस हो रही है। उसका गला ऐसा लग रहा है मान लो बंद हो गया हो, वो कोई आवाज़ ही ना निकाल पा रहा हो। बड़ी मुश्किल से उसने अपने भाई से बस जाने के लिए परमिशन मांग पाई थी। अब तो वो भी नहीं बोल पाएगा विंग। विंग जैसे ही वहाँ पर अपने घुटनों के बल बैठता है, उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद जैसे ओझल हो जाती है, उसे हैरान करते हुए और परेशान करते हुए। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना उसके साथ हो रही है, जैसे उसने सुबह मुस्कुराया और अभी आँख से आंसू गिरा, ये सब उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ है। उसके अंदर वो भावना ही नहीं है। क्या उसे बुरा लग रहा है? क्या बुरा लगना इसे कहते हैं? ये सोचते ही विंग तुरंत खड़ा हो गया। उसे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, और ज़्यादातर हैरानी इस बात से हुई क्योंकि जिस साये को वो मेडिटेशन करते हुए या सपने में देखता है, आज उसे वो साया सामने दिखाई दे रहा था। एक ब्लैक स्मोक जो सामने था वो दिखाई दे रहा था विंग को। विंग उस स्मोक की तरफ जैसे खींचा चला जा रहा था। वो स्मोक जैसे विंग को अपने पास बुला रहा हो। विंग जैसे जैसे उसके पास जा रहा था वैसे वैसे उसे बहुत हल्का अच्छा महसूस हो रहा था। विंग जब उस साये के काफ़ी करीब पहुंच जाता है तो विंग उसे करीब से देखने लगता है। विंग का मन कर रहा था कि विंग इसे छुए। विंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है,
जैसे ही उस साया को छूने के लिए वो अपना हाथ आगे करता है, वैसे ही वो साया गायब हो जाता है, क्योंकि पीछे से एक आवाज़ आती है, वांग जी। विंग तुरंत पीछे मुड़ता है और देखता है कि सचिन उसे बुला रहा है। सचिन जैसे ही वहाँ आता है, वो तुरंत वांग जी के हाथ को बहुत टाइटली ग्रैब करता है, इतने टाइटली कि विंग को बहुत पेन हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाया। और सचिन जो उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगा। सचिन जैसे ही विंग को खींचकर वापस जिंगशी लेकर आता है, वो उसे वहीं खींच करके आगे कर देता है और कहता है, मैंने पहले भी कहा है उस जगह मत जाना, तुम्हारा गुस्सू से बाहर जाना बिल्कुल मना है, पहाड़ों पर जाना मना है, तुम चाहो तो कोल्ड पॉइंट जा सकते हो, इसके अलावा और कहीं नहीं जाओगे, समझ आया? विंग तुरंत कहता है, जी भाई। जी भाई, तुमने मेरी परमिशन के बिना वहाँ जाने की हिम्मत की कैसे? तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी, तुम्हें इस गलती के लिए पूरे 5 कोड़े मारे जाएंगे, आ जाना दोपहर में अपनी सज़ा लेने के लिए। ऐसा बोलकर सचिन वहाँ से चला गया। जाते हुए सचिन के मन में और फेस पर जो डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, उससे हम काफ़ी सारी चीज़ों का अजम्पशन कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो सचिन नहीं चाहता कि विंग के पास आए, पर वो क्या है ये तो सचिन ही जानता है। खैर, विंग जो वहीं बैठ गया, उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। जो उसने आज महसूस किया है ना, वो आज तक उसने कभी महसूस नहीं किया। उस साये के करीब जाते हुए विंग ने कुछ ऐसी चीज़ों को महसूस कर पाया जो उससे आज तक कभी नहीं हुई। उसके गोल्डन कोर का पेन, उसकी चेस्ट का पेन, सब कुछ गायब। इसके अलावा उसे बहुत हल्का महसूस होने लगा था, जो वो फील करना चाहता है। असल में एक इंसान कैसे जीता है ये तो विंग को पता ही नहीं है। जैसे वो कहीं खो गया है, ऐसा लगता है। वो खुद को पाने जा रहा था, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। सचिन कुछ भी क्यों ना कहे, पर विंग उस साई से दोबारा ज़रूर मिलेगा, चाहे फिर कितना ही खतरा क्यों ना हो। इस तरह की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि वो मर जाए, उस साई के साथ चला जाए। इसलिए विंग अपने दिमाग में ठान लेता है कि वो आज रात को वहाँ ज़रूर जाएगा, कर्फ्यू लगने के बाद में। पहली बार होगा कि विंग अपना कोई रूल तोड़ेगा, लेकिन ये सब के लिए उसे रूल तोड़ना होगा। विंग के दिमाग में एक और ख्याल आता है कि ये साया वही है जो उसे वो मिस्टीरियस से बॉक्स और वो लेटर भेजता रहता है। विंग के दिमाग में ये ख्याल तो आता है, पर वो उन्हें खोलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता है। रात होते ही, वैसे दोपहर को उसे पनिशमेंट मिली थी, उसे आराम करने के लिए कहा गया था। इसके बावजूद रात होते ही जब कर्फ्यू लग गया था 10 बजे के आसपास, विंग बाहर निकलता है। बाहर जाते जाते वो पहाड़ों की तरफ जा ही रहा था, लेकिन बीच में उसे कोई रोक लेता है, एक तलवार, जो कि सचिन की थी। सचिन को बहुत अच्छे से पता है उसके भाई की हालत। जब उसके भाई को कोई चीज़ ठीक ठाक लगने लगती है, अपने दिल के करीब लगने लगती है, अच्छा महसूस कराने लगती है, तो उसका भाई अक्सर उस चीज़ की तलाश में निकल जाया करता था, वो भी रूल्स को तोड़कर। उसका भाई बहुत ज़िद्दी है, विंग भी वैसा ही है। सचिन विंग को पकड़ के वापस जिंगशी लाते हैं और कहते हैं, मना किया था मैंने बाहर जाने को। विंग, जिसके पास कोई जवाब नहीं है सवाल का, जिंगशी पे तालिस्मान लगाने के बाद में सचिन वहाँ से चले गए। सचिन अब ये इस तालिस्मान को कल सुबह निकालेंगे, जब उसे ब्रेकफास्ट देना होगा विंग को। उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। विंग वहीं बैठ गया अपनी गुचर निकाल कर, और गुचर में एक अलग ही तरह का म्यूज़िक बजाने लगा। वो म्यूज़िक जो उसके दिमाग में तो है, दिल में भी है, लेकिन इसका नाम उसे नहीं पता है। इस म्यूज़िक को उसने कहाँ से, कब और किससे सीखा, कहाँ से पढ़ा है, कितनी बार बजाने की प्रैक्टिस की, उसे नहीं पता है। पर हाँ, ये म्यूज़िक उसके दिल के बहुत करीब है। जब भी उसे बुरा लगता है, विंग यही म्यूज़िक बजाता है। इसी म्यूज़िक को बजाने के बाद में उसे अच्छा महसूस होता है, तो विंग बस वही म्यूज़िक बजा रहा था। विंग अपना म्यूज़िक ख़त्म करता है। इसके बाद उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे छुआ, कोई हवा उसे छू कर गई, जो उसे अच्छा महसूस करा के गई। विंग को अच्छा लगा, उसका मन हल्का हो गया था थोड़ा सा। विंग के दिमाग में आया कि उसे उस लेटर को पढ़ना चाहिए, क्या उस बॉक्स को खोलना चाहिए जो उसे आज मिला था। हर बार मिस्ट्री बॉक्स और वो लेटर दोनों साथ में एक ही जगह पर होते हैं, लेकिन इस बार अलग था। मिस्ट्री बॉक्स अलग जगह पर था और लेटर अलग जगह पर उसे मिला है। क्या उसे कुछ खोल के देखना चाहिए? विंग के मन में था कि एक बार खोलने में क्या ही जाता है। तो विंग ने आज सुबह आया हुआ वो बॉक्स उठाया, और जैसे ही उसे खोलता है विंग, उसके अंदर से कुछ भी नहीं था। मतलब
कुछ भी नहीं, सिवाय एक रिबन के, जो कि रेड कलर का था। वो रिबन को जैसे ही विंग अपने हाथ से छूता है, उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। ऐसा लगता है ये रिबन उसके दिल के बहुत करीब है। विंग उस रिबन को उठाता है, देखता है अच्छे से, फिर उस बॉक्स में अच्छे से देखने लगता है कि कुछ और है कि नहीं, लेकिन उसमें कुछ और नहीं था, बस एक रिबन था। विंग फिर उस लेटर को उठाने जाता है जो उसे आज मिला था। जब विंग उस लेटर को उठाता है तो उसमें भी उसी रिबन की एक पिक्चर थी। वो रिबन जो ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी के माथे में बालों में बंधा हुआ है, लेकिन वहाँ बाल नहीं है, उस आकार में उसे लगाया गया था। वो एक पेंटिंग थी उसी रिबन की। पर ये क्या है? विंग की क्यूरियोसिटी उसे आज धोखा देने वाली है, क्योंकि विंग ने उस बॉक्स के अंदर उस रिबन को और उस लेटर को रखा। फिर दूसरा बॉक्स उठाया जो पिछले महीने उसे आया था। उस बॉक्स में कुछ भी नहीं था, सिवाय एक एक डमी बांसुरी की, जो बांसुरी दिखने में काले रंग की है, लेकिन उस पर लाल रंग की कारीगरी की गई है। उसमें एक एक कुछ लग भी रहा है जो लाल रंग का है, पर वो बहुत सुंदर है दिखने में। वो बांसुरी वो बांसुरी भी उसे अपने दिल के बहुत करीब लग रही थी। विंग जो सारे लेटर निकाल के ले आया था, जैसे ही उसने सारे लेटर्स निकाल के देखे तो बाकी सारे लेटर्स में एक ही बात निकली थी। वो थी, ढूंढो तो जानो। यही कुछ शब्द हर एक लेटर में लिखे थे, ढूंढो तो जानो। सबसे पहला लेटर जो उसे मिला था सालों पहले, उस लेटर में अकेला ये लिखा था, ढूंढो तो जानो कि तुम हो कौन, कहाँ के। बस ये बात थी और कुछ भी नहीं। और बाकी सारे मिस्ट्री बॉक्सेस, उनमें एक ही चीज़ निकली थी। वो था एक चित्र, एक अजीब से इंसान का चित्र। वो भी उसके चेहरे का नहीं, बल्कि उसके पीछे का, जिसमें उसके बालों में वो एक रिबन जो उसे अभी मिला है वो बंधा हुआ है। उसके काले लंबे बाल और काले रंग के रोब्स। इसके अलावा उसके हाथ में वही एक बांसुरी थी, जो उसके हाथ में अभी ये डमी बांसुरी है, वैसी एक बहुत ही सुंदर सी बांसुरी उस इंसान के हाथ में है। पर ये है कौन, विंग को नहीं पता है। विंग जो उन सारे बॉक्सेस को अब जल्दी से पैक करके दोबारा से छुपा देता है। उन लेटर्स को भी वो वापस ला करके जला देता है। उसने पढ़ लिए हैं इन लेटर्स को, पर अगर ये इतने मिस्टीरियस तरीके से भेजे गए हैं तो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस रीज़न होगा इसका। तो विंग उन लेटर को जला रहा था, तब भी उसका ध्यान जाता है आज आए हुए एक लेटर पर। बाकी सारे लेटर्स में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन इस लेटर में कुछ तो अलग है। बहुत छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है। विंग उन अक्षरों को बहुत ध्यान से देखता है तो वहाँ हल्का सा एक नाम दिखाई देता है, लायन वांग जी। ये तो उसी का नाम है ना, तो फिर ये यहाँ क्यों लिखा हुआ है? खैर, विंग उन सब लेटर को जला देता है, ख़त्म कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है किसी को इस बारे में कुछ भी पता चले। ये बहुत ज़्यादा सस्पिशियस चीज़ें हैं। अगर उसके भाई को पता चला तो क्या पता उसे फिर से कोई पनिशमेंट मिल जाए, या फिर वो इस सच्चाई तक कभी पहुंच ही ना पाए। उससे कुछ तो छिपाया जा रहा है। आज तक उसे कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी नहीं हुई, लेकिन हाँ, वो जो काले रंग का एक इंसान उसने देखा ना पीछे का, उसके बारे में उसे जानने में बहुत दिलचस्पी आ रही है। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है कि वो क्या बताए। तो विंग जो अब तुरंत ही अपने कमरे से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन निकल नहीं पाता, क्योंकि ऑब्वियसली जिंगशी में तालिस्मान लगाया गया था, जिसकी वजह से विंग दरवाज़ा नहीं खोल पा रहा था। विंग वहीं बैठ गया वापस से। आज पहली बार उसे बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस हो रहा था। ये फीलिंग उसे कुछ जानी पहचानी लग रही थी। ऐसा उसे पहले भी कभी महसूस हुआ है, हेल्पलेस, पर कब? आज तक उसने इसके अलावा कुछ और फील किया ही नहीं है। लेकिन विंग वहीं बैठा रहता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सिचेन दरवाज़ा खोलता है और विंग के लिए ब्रेकफास्ट लेके आता है। साथ ही उससे बताता है कि उसकी आज क्या शादी होने वाली है, और विंग मना नहीं कर सकता है। विंग के लिए रेड कलर के रोब्स भी लाए गए थे। विंग उन रोब्स को देखता है जो पूरी तरीके से लाल थे। काफ़ी अच्छी कारीगरी उनमें की गई थी। रोब्स दिखने में बहुत खूबसूरत हैं। ऐसा लगता है सिचेन ने सच में अपने दिल से, खुले मन से इन कपड़ों को तैयार करवाया हो, और अपने हाथों से वो विंग को तैयार भी कर रहे थे। उनके दिल और दिमाग में कुछ तो था, जो उनके फेस पर हल्की सी वो मुस्कुराहट थी ना, जो विंग ने कभी देखी नहीं। वो पहली बार वो देख रहा था। हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन हाँ, ऐसा लग रहा था कि सिचेन सच में खुश है। विंग जो अब सारी चीज़ों को भूल जाता है। उसका भाई अगर इस बात से खुश है कि विंग शादी कर रहा है, तो विंग ऐसा ही करेगा।
विंग जो अच्छे से रेडी हो गया था। इसके बाद मिस चैन विंग को लेकर के सबके पास पहुंच जाते हैं एंचेस्टर हॉल में, जहाँ पर काफ़ी सारे सेक्ट लीडर्स, डिसिपल्स, राजकुमार राजकुमारियाँ सब आए हुए थे। कोई भी शोर नहीं मचा रहा था, कोई आवाज़ नहीं कर रहा था, क्योंकि लान सेक्ट की शादी किसी मातम से कम ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? कोई शोर नहीं कर रहा था। विंग जो अपनी ब्राइड के आने का वेट करने लगता है। कुछ टाइम बाद वहाँ राजकुमारी मिया म्यान वो भी आ जाती है। विंग अपना हाथ बढ़ाता है, क्योंकि सिचन ने उससे कहा था कि ग्रूम को ब्राइड को स्टेज पे लाने के लिए अपना हाथ बढ़ाकर उसे लाना होता है, जहाँ पर ब्राइड का पिता अपनी बेटी का हाथ ग्रूम के हाथ में देता है। तो विंग ऐसा ही करता है। जिन जिन गोंगशन अपनी बेटी म्यामैन का हाथ विंग के हाथ में रख देता है। उसके मन में तो पता नहीं क्या चल रहा था, लेकिन हाँ, विंग को किसी के इमोशंस पढ़ना नहीं आता है। विंग म्यामैन का हाथ पकड़ के उसे स्टेज पे लेके आता है। सारी रस्में कस्में होती हैं, बोस लिए जाते हैं, शादी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन विंग को फिर भी कंप्लीट नहीं लग रहा था, पर शादी कंप्लीट हो गई थी। खैर, शादी कंप्लीट होने के बाद में वहाँ सब लोग बैठ कर के खाना खाते हैं, जहाँ पर विंग और म्यामैन भी खाना खाते हैं। विंग एज यूजल अपना वो बॉइल्ड फूड एंजॉय कर रहा था। कोई तो था जो बस विंग को घूर कर देखे जा रहा था। वो था जियांग चेंग, सेक्ट लीडर जियांग चेंग, जो बस विंग को एकटक घूर घूर के देखे जा रहा है। उसकी आंखों में जितना गुस्सा है ना, उतना गुस्सा किसी और की आंखों में विंग को दिखाई नहीं दे सकता। विंग को पता नहीं है, विंग को समझ भी नहीं आता है कि आखिर क्लान लीडर जियांग उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं। उसने कभी इनका कुछ नहीं बिगाड़ा है। उसे तो याद नहीं है कभी वो इनके सेक्ट में चुपके से गया हो, या फिर इनके खजाने से कुछ पैसे चुराए हो, या फिर उसने इनके खाने में कुछ मिला दिया हो, या फिर इनका कोई रूल तोड़ दिया हो। ऐसा कुछ तो विंग ने नहीं किया है। तो फिर सेक्ट लीडर जियांग चेंग क्यों उससे इतना खफा खफा, दूर दूर, गुस्सा गुस्सा रहते हैं? सच में बहुत अजीब है। खैर, विंग को इस सबसे फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ क्लैन लीडर ने, जिससे वो आज ही मिला है, जिनका नाम है नाय हुसैन, जो वो उस दिन मिला था ना नी हुसैन से, ये वही वाला नी हुसैन है। पर उसे पता नहीं था कि ये एक सेक्ट का सेक्ट लीडर भी है। उसे तो लगा था ये कोई बचकाना बचपन वाला बच्चा है कोई, पर ये तो सेक्ट लीडर निकला। बहुत अजीब था। खैर, विंग जो बस वहीं बैठा रहा कुछ देर तक। कुछ देर बाद वहाँ पर नी हुसैन आ जाता है और पूछता है, वैसे तुमने शादी कर ही ली, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें हमेशा से म्यामैन बहुत पसंद थी ना? विंग एक बार बस नी हुसैन को देखता है। उसे कब पसंद थी होगी पता नहीं, वैसे तो नहीं थी। खैर, नी हुसैन अब सबके सामने जाता है और वहाँ जाकर कहता है, आप सबका अटेंशन मैं अपनी तरफ चाहता हूँ, कृपया कर यहाँ ध्यान दें। मैं न्याय क्लान का सेक्ट लीडर नाय हुसैन आप सबके सामने कुछ बताना चाहता हूँ। दरअसल मेरे भाई की मौत से पहले मैं किसी से प्यार करता था, और वो लड़की, उस लड़की ने मेरे बच्चे को जन्म भी दिया है, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रही, और मैं दोबारा किसी और राजकुमारी से शादी करना नहीं चाहता। तो मैं मेरे बेटे को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। मेरा बेटा यहाँ आकर अपना नाम, अपना परिचय आप सबके सामने रखेगा, ताकि आप सबको ये पता चल सके कि मेरे बाद नाय क्लान का क्लान लीडर कौन होने वाला है। नाय मिनहान, ऐसा बोलते हुए नी हुसैन एक तरफ इशारा करता है, और वहाँ से एक लगभग 14-15 साल का एक लड़का चला आ रहा था, जिसने नाय क्लान के कुछ कपड़े पहने हुए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। देखकर ही लगता है कि ये रिच फैमिली से बिलोंग करने वाला कोई लड़का है, जिसके हाथ में एक तलवार भी है, जो कि नाय मंगजो की तरह ही काफ़ी ज़्यादा भारी है, लेकिन बिल्कुल उनकी तरह नहीं है, पर उनके जैसी है। लगता है ये तलवारबाजी में बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसके कमर पर बिल्कुल नी हुसैन की तरह एक एक पंखा वो भी बंधा हुआ है, जो लगता है नी हुसैन ने उसे गिफ्ट किया होगा, क्योंकि नी हुसैन ही पंखों का शौकीन है। खैर, वो लड़का वहाँ आता है। मिनहान सबको वो करता है और एक बड़ी स्माइल के साथ कहता है, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि सेक्ट के नए सेक्ट लीडर के रूप में आप मुझे पसंद करेंगे, मेरे बाबा के बाद। ऐसा बोलकर मिनहान एक बार नी हुसैन की तरफ देखता है, और नी हुसैन हंसते हुए हाँ बोल देता है। ये जो भी ड्रामा था ना, ये नी हुसैन पता नहीं क्यों कर रहा था, पर जो भी था ठीक ही है।
लान सचन नी हुसैन के पास आते हैं और बोलते हैं, हुसैन तुमने मुझे अपने बेटे के बारे में पहले कभी नहीं बताया। सचन थोड़ा सा वरिड लग रहे थे क्योंकि ये उसके सॉन ब्रदर का भाई का बेटा है, इसलिए उन्हें थोड़ा सा शक हो रहा था कि सच में ये हुसैन का बेटा है भी या नहीं। हुसैन बोलता है, ग बात यह है कि मैं भाई को बताने से बहुत डरता था, इसलिए मैंने कभी बता नहीं पाया, पर ये सच में मेरा बेटा है। अच्छा है ना, बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, एकदम सुंदर सुंदर, है ना। सचिन हल्का सा बस अपना सर हिला देते हैं। उनके फेस पर कोई ज़्यादा एक्सप्रेशन तो नहीं थे, लेकिन हाँ उन्हें हंसी ज़रूर आ रही थी इस बात को सुनकर, पर वो अपनी हंसी दिखा नहीं पा रहे थे खुलकर। न जाने क्या चीज़ है जो उन्हें रोक रही थी। खैर, मिनहान जो अब सबसे इंट्रोडक्शन करने लगता है, नी हुसैन सबसे उसे मिलवा रहा था क्योंकि आगे चलकर मिनहान को ही सेक्रेटरी बनना है, तो उसे सब लोगों से मिलना ज़रूरी भी है, सारे राजकुमारों से और सेक्रेटरी से। साथ ही वो वांग जी के पास भी मिनहान को लेके गया। विंग जो वहीं खड़ा हुआ था, उसकी ब्राइड ने तो अभी भी वेल लगा रखी है। नी हुसैन उसके पास जाकर बोलता है, वांग जी ब्रदर, ये मेरा बेटा है मिनहान, आप इससे मिलकर ज़रूर खुश होंगे। मिनहान विंग की तरफ देखकर बो करता है। विंग भी मिनहान की तरफ देखकर उसके बो को एक्सेप्ट करता है, लेकिन इस लड़की को देखकर विंग को बहुत ज़्यादा अजीब महसूस हो रहा था। मन कर रहा था इससे दूर हो जाए, जितनी जल्दी हो सकता है उतने जल्दी दूर हो जाए। इससे उसे अच्छी वाइफ नहीं आ रही है, कुछ अच्छा एहसास नहीं हो रहा है। इसलिए विंग कहता है, मुझे लगता है तुम्हें आगे जाना चाहिए। हुसैन हंसते हुए बोलता है, तुम बिल्कुल नहीं बदले, हाँ तुम बदल भी नहीं सकते। खैर, अगर तुम्हें मेरा बेटा पसंद नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे बेटे को मैं पसंद करूँ, यही सब कुछ बहुत है। मिनहान चलो यहाँ से। नी हुसैन मिनहान को वहाँ से ले जाता है और मिनहान जाते जाते विंग को बस देखे जा रहा था। विंग को बहुत अजीब लग रहा था। अब हम देखते हैं नाइट का सीन, जहाँ पर मियां मैन को जिंगशी में जा कर के बिठा दिया गया है और वांग जी मतलब विंग बाहर घूम रहा है। बहुत अजीब है ये, बहुत ज़्यादा अजीब। आज ही उसे पता चला है कि शादी के बाद क्या होता है, क्या बेहूदी है। वो ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं करने वाला, वो अपने सपने में भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। ये बहुत गंदी चीज़ है, और वैसे भी वो करे या ना करे किसी को क्या ही पता चलेगा। तो विंग ना अपने कमरे में भी नहीं जाएगा। यही सोचकर विंग जो जिंगशी के बाहर काफ़ी दूर वाले जगह पर बैठा हुआ था, विंग वहाँ बैठा ही हुआ था, तभी किसी ने उसे पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। विंग अचानक से सकपका गया। डर नहीं गया, बल्कि इसलिए कि कोई उसे पूछे नहीं कि वो यहाँ क्यों बैठा है। पर पीछे वही छोटा सा बच्चा था, मिनहान। मिनहान विंग के पास आके बैठ गया। हालांकि विंग को इससे अच्छी वाइफ्स नहीं आ रही थी, फिर भी विंग वहाँ से जाता नहीं है। मिनहान कहता है, आप अकेले क्यों बैठे हैं यहाँ? आपको अपनी वाइफ के पास जाना चाहिए। आपको कुछ करना नहीं आता या मैं आपको सिखाऊं? विंग तुरंत कहता है, शट अप। वो बच्चा फिर से विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ शट अप? आप मुझे शट अप बोल रहे हैं? पर मुझे लगता है कि आपको मेरी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको देख के लगता है कि आप नौसिखिया हैं, आपको वेडिंग नाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। विंग कहता है, तुम चुप रहो बच्चे। वो बच्चा तुरंत कहता है, हाँ बच्चा, और वो भी मैं? किस एंगल से बच्चा लगता हूँ? मैं पूरे 15 साल का हूँ और एक नौजवान हूँ। मैं तो इतना ज़्यादा नौजवान हूँ कि मैं आपको शट अप। विंग को समझ आ गया था कि ये बच्चा क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये उसे पका रहा है। तो विंग वहाँ से उठता है और कहता है, जाकर सो जाओ, रात में बाहर निकलना गूसू में मना है। ऐसा बोलकर विंग वहाँ से सीधा चला जाता है और पीछे मिनहान हंसता रहता है। नी हुसैन उसके पीछे से आता है, कहता है, ये क्या था? मिनहान कहता है, थोड़ी सी मस्ती इसके साथ, इनके साथ। मिनहान की बात पर नी हुसैन उसे हल्का सा चपेट मारता है और कहता है, गड़बड़ मत करना ज़्यादा। वैसे भी उसे कुछ याद नहीं है, तुम उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश भी मत करो, लगता है उसे कुछ याद आएगा भी नहीं। तभी मिनहान कहता है, ऐसे कैसे नहीं आएगा, मैं याद दिला के रहूँगा। वो अपने आप को नहीं भूल सकते, वो अपने आप को भूले रहे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे, और मैं उन्हें इस हालत में और नहीं देख सकता। आपको मेरी मदद करनी होगी ना, आप करेंगे ना? हुसैन कहता है, मैं कितना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ ये सब करके मुझे ये तो नहीं पता है, पर हाँ मैं मेरे दोस्त को पहले जैसा ज़रूर करना चाहता हूँ। चलो फिलहाल हम दोनों चलते हैं, सोना है भी है, और तुम गधे जल्दी उठते नहीं हो, चलो यहाँ से।
मिनहान को खींचते हुए हुसैन ले जाता है और मिनहान हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा आज का एपिसोड? आपको जो भी जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट करना। एंड आप लोग बोलोगे वांग जी कहाँ है, रियल वांग जी कहाँ है, तो वो जल्दी वापस आएगा। तब तक के लिए आप लोग वेट करो, इंतज़ार करो और स्टोरी के मज़े लो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।